बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अजमत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एंटी टेस्ट सीरीज़ जो है उसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं। लास्ट 2 लेक्चर्स में आपको मैंने जिन चीज़ों के मुतालिक बताया वो ये थी कि आपका डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जो एंटी टेस्ट का पेपर पैटर्न है वो क्या है, और मैंने लास्ट लेक्चर में ये भी डिस्कस किया कि आपका एक रेगुलर एफएससी में और जो आपका ई कैट है एंटी टेस्ट का जो एग्ज़ाम है उसमें क्या फ़र्क होता है। अगर आपने वो लेक्चर अभी नहीं देखे तो आप उन लेक्चर्स को जाके देख सकते हैं ताकि आपको ये समझ आ सके कि एंटी टेस्ट और एफएससी में क्या फ़र्क है। आपका डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उन यूनिवर्सिटीज़ में जो आपका पेपर पैटर्न है या जो सिलेबस है वो किस तरह है। तो उसके बाद आप इस लेक्चर को देखें। तो अब प्रॉपरली यहाँ पर मैंने आपकी जो बुक 1 है जिसका पहला चैप्टर आपका नंबर सिस्टम है उसके मुतालिक यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा और आपको बताऊँगा कि इसमें आपके एमसीक्यूज़ किस किस तरह से आ सकते हैं, इसमें कौन कौन से टॉपिक आपने एमसीक्यूज़ के हवाले से प्रिपेयर करने होंगे और उनमें कौन कौन से ट्रिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। मैंने चैप्टर नंबर 1 को, जिसका नाम आपका नंबर सिस्टम है, इसको मैंने 2 सेक्शन में डिवाइड कर लिया है। सेक्शन 1 में मैं टोटली रियल नंबर के मुतालिक बात करूंगा और सेक्शन 2 में मैं कम्प्लेक्स नंबर के मुतालिक बात करूंगा। तो पहले यहाँ पर देखते हैं कि मैं सेक्शन नंबर 1 के मुतालिक बात करता हूँ। तो सेक्शन नंबर 1 में रियल नंबर जो कि है, इसमें मैंने यहाँ पर इस सेक्शन को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स की जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, उनमें एमसीक्यूज कैसे आ सकता है आपका। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर। रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर को डेसिमली आप किस तरह पहचान सकते हैं। तीसरी टाइप हमारी होगी प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी ऑफ आर। सेट ऑफ रियल नंबर की जो प्रॉपर्टीज होती हैं जिसमें इक्वालिटी और इनइक्वालिटी दोनों ही हैं, उसके मतलब डिस्कशन करूंगा। और आखिरी चीज व्हाट इज फील्ड, और फील्ड क्या होती है यहाँ पर आपके पास। तो टॉपिक नंबर 1 आपका जैसे कि है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। तो इस टॉपिक में मैं आपको टाइप्स सेट्स की जो है वो डिफरेंट टाइप्स मतलब बताऊंगा। आपको ये बेसिकली पता ही होंगी पहले, लेकिन कुछ थोड़ा सा दोबारा मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। तो इसमें जो पहली टाइप आपकी है वो आपके पास है जी सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर को आप इसका जो दूसरा नाम है वो आपके पास होता है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो नेचुरल नंबर के सेट को आप जानते हैं, आप कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। इसमें जो नंबर आपके पास होते हैं 1 2 3 अप टू 7 ये आपके पास आ जाएंगे। वैसे इसे सेट ऑफ काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, लेकिन एंटी टेस्ट की जो टर्मिनोलॉजी है उसके मुताबिक इसका 2 नाम इस्तेमाल किए जाते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर और सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। उसके बाद जो दूसरा सेट आप जानते हैं वो होता है आपके पास सेट ऑफ होल नंबर। और होल नंबर जो है इसको आप दूसरा जो नाम है इसका वो होता है जी सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इसका दूसरा नाम सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी होता है। और सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी होल नंबर जो है, होल नंबर में आपके पास जो नंबर्स हैं वो आपके पास हैं जी, उसे W से आप नोट करते हैं और वो नंबर आपके पास है 0 1 2 3 अप टू 7 ये। याद रखें जो नंबर ग्रेटर देन 0 होता है उसे पॉजिटिव बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर है यहाँ पर। और वो जो नंबर जो 0 या 0 से बड़ा होगा उससे आप यहाँ पर नॉन नेगेटिव बोलेंगे। तो यहाँ पर ये सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर होल नंबर हो गया और वो आपके पास आ गया सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर या जिसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर आप बोलते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर जो तीसरा सेट है वो आपका आ जाएगा सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स को आप Z से डिनोट करते हैं और इसमें आपके पास नंबर पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, यानी पॉजिटिव इंटीजर भी आएंगे, नेगेटिव इंटीजर भी आएंगे। ये आपके पास आ जाएगा 0 +-1 +-2 +-3 अप टू 7 ये प्रोसीजर चलता जाएगा। ये आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स आ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पर आप पढ़ते हैं जनाब सेट ऑफ प्राइम नंबर्स या प्राइम इंटीजर्स कह रहे हैं, प्राइम नंबर कह रहे हैं। प्राइम नंबर के मतलब यहाँ पर डेफिनेशन आप इसकी जानते हैं कि ऐसे नंबर जो कि जिनके सिर्फ 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर होते हैं,
एक तो वो खुद अपने ऊपर डिवाइड होते हैं या फिर 1 पर डिवाइड होते हैं, ठीक है जी। और लेकिन यहाँ पर ये शर्त ये है कि ये जो सेट ऑफ प्राइम नंबर होते हैं ये आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। आपका जो सेट ऑफ प्राइम नंबर है वो एक्चुअली यहाँ से नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। जो सेट ऑफ प्राइम नंबर है वो सबसेट है नेचुरल नंबर का। मिसाल के तौर पर जो आपका नंबर -2 है, -2 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर, यानी नेचुरल नंबर से होना चाहिए। तो इसमें जो नंबर ऑफ द फॉर्म आपके पास आ जाते हैं, यहाँ पर आएगा 2, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन। ये जो सेट है ये आपका प्राइम नंबर है, इसे आप पी सेट नोट करते हैं। इसके बाद आपके पास सेट ऑफ कंपोजिट नंबर आते हैं। तो कंपोजिट नंबर जो है वो भी आपके पास नेचुरल नंबर का ही सबसेट होता है। तो कंपोजिट नंबर्स, सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स, प्राइम नंबर का तो आपके एफएससी की रूटीन में है। कंपोजिट नंबर भी आपको मालूम होना चाहिए। कुछ थोड़ा सा मजीद चीज़ें एंटी टेस्ट में शामिल हैं जो आपकी एफएससी की बुक में नहीं होंगी। तो इसमें सेट ऑफ कंपोजिट नंबर है, ये भी आप इसके मतलब भी पहले पढ़ चुके हैं। तो कंपोजिट जो नंबर होता है ये भी आपका नेचुरल नंबर का ही सबसेट होता है। ऐसे तमाम नंबर जो प्राइम नंबर नहीं है उन्हें आप कंपोजिट नंबर बोलते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो कंपोजिट नंबर है आपके पास याद रखें, वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। वन आपका ना प्राइम है ना कंपोजिट है। तो आपका पहला प्राइम नंबर जो कंपोजिट नंबर शुरू होगा वो होगा 4, फिर 6, फिर 8, फिर 9, फिर 10 अप टू सोन। ये तमाम जो नंबर हैं सेट ऑफ कंपोजिट नंबर के बाद आपने यहाँ पर पढ़ा है सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स आप जानते हैं ऐसे नंबर होते हैं, ऐसे इंटीजर्स हैं जो कि 2 पर डिवाइड होते हैं, ठीक है। और इन्हें आप ई से नोट करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 0, 2, 4, 6 अप टू सो। इसी तरह आप सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स के मुताबिक पढ़ते हैं। ऑड इंटीजर्स आप जानते हैं ऐसे इंटीजर्स हैं जो कि ऑड इंटीजर्स ऐसे इंटीजर्स हैं जो कि 2 पर डिवाइड नहीं होते, उन्हें आप ऑड इंटीजर्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपका ऑड इंटीजर 1, 3, 5, 7, 9 अप टू सो ऑन। ये तमाम जो नंबर्स हैं ये आपके पास ऑड नंबर्स हैं। अब मैं मूव करता हूँ नंबर्स की, यहाँ पर एक मैं एमसीक्यूज यहाँ पर प्लॉट करता हूँ। x is equal to 2 is in the intersection of 2 is in the intersection of OE, E and P, positive integers and negative integers, नेचुरल नंबर और नंबर्स। क्वेश्चन को प्लॉट करने का मकसद ये है कि अभी तक जहाँ तक आपने डिस्कशन की है बस ये देखना है कि क्या आप को समझ आई है नहीं आई यहाँ तक। तो सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है कि आपने बताना है कि 2 जो है वो इंटरसेक्शन में है, इनमें से किसकी इंटरसेक्शन में है यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कब दे सकते हैं, जब आपने अभी तक जो डिफरेंट टाइप्स जो सेट्स की पढ़ी हैं वो अगर आपको याद हैं तो यहाँ पर इसकी जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में आपका एक सेट ऑड है दूसरा सेट इवन है। तो ऑड एंड इवन ये दोनों आपस में एक दूसरे के मुतजाद हैं, तो इन दोनों में तो कॉमन कुछ चीज़ भी नहीं है, एम्प्टी सेट होगा। तो ऑप्शन ए ठीक नहीं है। ऑप्शन बी ई एंड पी। ई आप जानते हैं यहाँ पर सेट ऑफ इवन नंबर है वो आपका 0, 2, 4, 6 अप टू 7। और सेट ऑफ प्राइम नंबर जो है वो आपके पास होता है 2, 3, 5, 7 अप टू 7 ये। तो इन दोनों की जो इंटरसेक्शन है वो आप गौर से देखें, दोनों में आपके पास 2 जो है वो कॉमन है। तो इसकी ऑप्शन बी जो है वो ठीक होगी। z पॉजिटिव z नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव इंटीजर है इसमें नेगेटिव इंटीजर है, तो 2 उनकी इंटरसेक्शन में नहीं आ सकता। एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव है। नेचुरल नंबर में और ऑड नंबर में 2 नहीं होता, तो लिहाजा बी ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगी। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पर मैं बात करता हूँ सेट्स की जो टाइप है वो आपके पास जी रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स।
रैशनल नंबर्स को आप यहाँ पर जो टेबुलर फॉर्म है उसमें तो नहीं लिख सकते, यानी एक एक रैशनल नंबर लिखना ये पॉसिबल नहीं है। रैशनल नंबर की सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं। रैशनल नंबर को आप किस तरह डिफाइन करते हैं? अ नंबर विच कैन बी रिटन इन P over Q फॉर्म। एक नंबर जिसे आप P over Q फॉर्म में लिख सकते हैं उसे आप रैशनल नंबर बोलते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो P और Q है ये आपका सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है, और Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। P और Q जो है वो आपके पास इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए, और Q जो है डिनोमिनेटर में नंबर ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसकी जो सेट बिल्डर फॉर्म है उसको आप इस तरह लिख सकते हैं। रैशनल नंबर के सेट को आप Q से, कैपिटल Q से डिनोट करते हैं, और वो इस तरह आ जाएगी x सच दैट x इक्वल टू P ओवर Q एंड Q जो है वो आपके पास नॉट इक्वल टू 0 है, और P और Q जो है वो सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करते हैं। तो ये आपके पास इसकी सेट बिल्डर फॉर्म आ जाएगी यहाँ। अब यहाँ पर रैशनल नंबर के हवाले से चंद एक जो मिस्टेक्स या जो कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स के दिमाग में होती हैं वो ये होती हैं कि वो समझते हैं कि हर वो नंबर जिसे आप P ओवर Q फॉर्म में लिखा हुआ है वो आपके पास जो है वो आपके पास रैशनल नंबर है, यानी हर फ्रैक्शन जो है वो उसको रैशनल नंबर समझते हैं। ऐसा नहीं है। मिसाल के तौर पर आपने लिखा है √3/5, तो ये आपके पास यहाँ पर एक रैशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 5 आपका रैशनल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और √3 एक रैशनल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर है जिसके मुताबिक मैं अभी आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो ये आपके पास रैशनल नंबर नहीं है, इज नॉट अ रैशनल नंबर, इज नॉट अ रैशनल नंबर। यानी यहाँ पर इसको रैशनल नंबर होने के लिए आपका नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों जो हैं वो आपके पास यहाँ पर क्या होने चाहिए? इंटीजर से बिलोंग करने चाहिए, सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करने चाहिए यहाँ पर। अब यहाँ पर एक सिंपल सा मैं एमसीक्यू यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ कि 5 over x minus 1 is a rational number if option A x is equal to 5, option B x is equal to 1, option C x is equal to square root 2, option D none of these। x की किस वैल्यू के लिए ये आपका हमेशा रैशनल नंबर आएगा? तो यहाँ पर देखें, अगर आप ऑप्शन ए x इज इक्वल टू 5 यहाँ पर पुट करते हैं तो आपके पास ये बन जाएगा 5 over 5 minus 1 दैट इज इक्वल टू 5 over 4, और 5 over 4 जो है वो आपके पास एक रैशनल नंबर है, क्योंकि आपका जो p है 5 और q ये दोनों सेट ऑफ इंटीजर z से बिलोंग करते हैं। लिहाजा यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो ठीक होगी। ऑप्शन बी क्यों करेक्ट नहीं है? आप यहाँ पर अगर x की जगह 1 पुट कर देते हैं तो याद आएगा 1 minus 1 दैट इज इक्वल टू 0, 5 over 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो वो नंबर ही आपका अनडिफाइंड हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 पर। तो ऑप्शन बी इसलिए ठीक नहीं है। x इज इक्वल टू √2 minus 1 एक रैशनल नंबर है, नीचे वाला नंबर इरैशनल हो जाएगा। 5 over square root 2 minus 1 ये आपका इरैशनल नंबर बन जाएगा, नीचे वाला √2 minus 1। लिहाजा ये पूरा नंबर आपके पास रैशनल नंबर नहीं बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर मैं आपके पास सेट ऑफ इरैशनल की तरफ चलता हूँ। सेट ऑफ इरैशनल नंबर, सिंपल चीज की डेफिनेशन है, वो तमाम नंबर जो रैशनल नहीं होते उन्हें आप सेट ऑफ इरैशनल, उन्हें इरैशनल नंबर बोलते हैं। यानी ऐसे नंबर जिन्हें आप P over Q फॉर्म में नहीं लिख सकते उसे आप इरैशनल नंबर बोलते हैं, और सेट ऑफ इरैशनल को आप Q प्राइम से डिनोट करते हैं, Q डैश से डिनोट करते हैं। और वो तमाम नंबर जिन्हें आप P over Q फॉर्म में नहीं लिख सकते, x such that x not equal to P over Q फॉर्म इस कॉल्ड आपके पास इरैशनल नंबर है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट इनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है रैशनल रैशनल की, वो भी अभी मैं डिस्कस करता हूँ, हमारा टॉपिक नंबर 2 होगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर सेट ऑफ रियल नंबर, नेक्स्ट आपका टाइप है सेट ऑफ रियल नंबर की। सेट ऑफ रियल नंबर्स,
सेट ऑफ रियल नंबर्स को आप कैपिटल आर से नोट करते हैं और ये आपके पास यूनियन है सेट ऑफ रैशनल और इरैशनल नंबर की। यानी सेट ऑफ रैशनल जितने नंबर जिन्हें पी ओवर क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं और वो नंबर जिन्हें पी ओवर क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, उन तमाम को अगर आप इकट्ठा कर लें तो आपका एक सेट बनता है सेट ऑफ रियल नंबर आर। ठीक है, उसके बाद आखिरी सेट जो कि सेक्शन नंबर 2 में जिसके मतलब मैं कंप्लीट डिस्कस करूंगा, लेकिन यहाँ पर चूंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट के मतलब बात कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ। वो आपका है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आप जानते हैं इसे आप कैपिटल सी से डिनोट करते हैं और इसमें आपके पास वो तमाम नंबर शामिल हैं जिन्हें आप a प्लस योटा बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जबकि आपके a और b जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। All the numbers which can be written as a plus iota b, a and b belong to R is called complex number। मिसाल के तौर पर आप लिखते हो z is equal to z एक complex number है, z is equal to 3 plus 5 iota, z is equal to -9 plus 0 iota एक्सेट्रा। ये आपके पास सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। इसके बाद यहाँ पर मैं आपको जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की, जो टॉपिक नंबर 2 है उसकी तरफ मूव कर। नेक्स्ट आपका टॉपिक नंबर 2 जो है वो आपका है जी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। मतलब अगर आपको एक नंबर पॉइंट की फॉर्म में लिखा हुआ दिया हुआ है, अब आपने पहचानना है कि ये नंबर रैशनल नंबर होगा या इरैशनल नंबर होगा। तो इस टॉपिक में मैं आपको कम्प्लीटली यहाँ पर डिस्कस करूँगा कि एक रैशनल नंबर को और इरैशनल नंबर को आप कैसे पहचान सकते हैं। पहले जस्ट मैंने रैशनल नंबर की डेफिनेशन लिखी थी, अब उसकी पहचान देखें। देखें जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है यानी पॉइंट की फॉर्म में जो इसकी रैशनल और इरैशनल की पहचान है वो किस तरह है। इसमें पहली टाइप जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की है, डेसिमल फ्रैक्शन की है, वो आपके पास होती है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब यहां पर मैं कंप्लीट डेफिनेशन नहीं लिख रहा आपकी, जस्ट इसको मैं समझा देता हूँ। अगर आपके पास एक डेसिमल फ्रैक्शन लिखी हुई है यानी एक नंबर है जो पॉइंट के फॉर्म में लिखा हुआ है और उस नंबर में पॉइंट के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो फाइनाइट हों, तो ऐसी फ्रैक्शन को, ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन को, ऐसे नंबर को आप टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास लिखा हुआ है 8.357, तो आप देखें यहाँ पर पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट 3 है, तो ये आपके पास इसकी एग्जांपल है डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन की। अब इसके बाद आपने लिखा हुआ है जैसे 10.5081, अब ये भी यहाँ पर भी पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट जो है फाइनाइट हैं, ये भी आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन की एग्जांपल है। अब यहाँ पर याद रखेंगे कि जो ये टाइप होती है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, इट इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हमेशा एक रैशनल नंबर होता है, इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। क्यों रैशनल नंबर है? आप इसे पी ओवर क्यू फॉर्म में बदल सकते हैं। आप इसे लिख सकते हो इस तरह 8357। आपने अपनी अर्लियर क्लासेस में, छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि यहाँ पर पॉइंट के बाद यहाँ पर 1 लगा देते हैं और बाकी जितने डिजिट्स हैं उन्हें आप उतने 0 लगा देते हैं यहाँ पर आप। तो ये आपके पास पी ओवर क्यू फॉर्म में बदला गया। लिहाजा ये जो आपके पास डेसिमल फ्रैक्शन की जो टाइप है ये रैशनल नंबर को शो करती है। दूसरी टाइप आपके पास होती है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, इस टाइप में आपके पास जो पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो फाइनाइट तो नहीं है, लेकिन उसमें जो पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, जो डिजिट्स आ रहे हैं वो उनमें से कोई एक डिजिट बार बार अपने आप को रिपीट करता है, या फिर ब्लॉक ऑफ डिजिट्स, यानी ब्लॉक ऑफ डिजिट का मतलब है 2 या 2 से ज़्यादा जो डिजिट्स हैं वो अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। तो ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन को आप नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। मिसाल के तौर पर आपने लिखा 8.5555। अब यहाँ पर देखें ये जो पॉइंट के बाद ये जो 5 का जो सिलसिला है वो देखें इनफाइनाइट टाइम जारी है, ठीक है, और इसमें आपको पता है कि आगे जो आने वाला नंबर है वो भी 5 ही है। ये जो आपके पास फ्रैक्शन है ये आपके पास होती है नॉन टर्मिनेटिंग
बट रिकरिंग, लेकिन रिकरिंग मतलब एक 5 जो है बार बार अपने आपको रिपीट कर रहा है, लिहाजा ये इसकी एग्जांपल है। अब इसमें सिर्फ 5 अपने आपको रिपीट कर रहा है। अब फर्ज करें आपके पास ऐसे लिखा हो 7.83 83 83। अब यहाँ पर 2 डिजिट अपने आप को रिपीट कर रहे हैं 83 83 83। तो ये भी आपके पास इसी टाइप की एग्जांपल होगी, यानी इसमें सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ एक ही डिजिट अपने आप को रिपीट करे, एक से ज्यादा भी डिजिट अपने आप को रिपीट कर सकते हैं। एक ब्लॉक ऑफ डिजिट जो है वो अपने आप को रिपीट कर सकता है। आपने लिखा 10.577, फिर 577 577। तो यहाँ पर ये भी जो आपके पास एग्जांपल है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन की है। नेक्स्ट इसके बाद इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है ये भी एक रैशनल नंबर होता है। इसे भी आप पी ओवर क्यू फॉर्म में बदल सकते हो। ये भी आपके पास एक रैशनल नंबर ही होता है। अब इसे किस तरह बदलना है आपने 8 पॉइंट, जैसे मैं मिसाल के तौर पर इसकी बात करता हूँ 8.55 ये लिखा हुआ है हमारे पास। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है ये आपने अपनी बुक 1 में ज्योमेट्रिक सीरीज के जहाँ पर हम क्वेश्चन करते हैं तो उसे आप ये वल्गर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं वहाँ पर, तो उस मेथड से आप जानते हैं इसे आप पी ओवर क्यू फॉर्म में बदल सकते हैं। और भी मेरे पास काफ़ी यहाँ पर मेथड है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर राइट कर लेता हूँ इसको x इज इक्वल टू 8.555। अब यहाँ पर एक डिजिट रिपीट हो रहा है, ठीक है। आप इसे 10 से मल्टीप्लाई करवा दें, 10x आ जाएगा 85.555। अब इन दोनों को आप माइनस कर दें, यहाँ पर 10x माइनस x यह आ जाएगा 85.555 माइनस 8.555। इन दोनों को माइनस कर दें। पॉइंट के बाद जो नंबर ऑफ जो डिजिट्स हैं 5 जो हैं वो आपके पास इनफाइनाइट टाइम्स हैं, ठीक है। तो ये दोनों माइनस होकर पॉइंट के पास 0 बच जाएगा। 85 में से आप 8 को माइनस कर दें तो ये पास आपके पास आ जाएगा 77, ठीक है जी। तो यहाँ से और इधर 10x में से x माइनस किया तो बाकी क्या रह गया 9x। तो x इज इक्वल टू 77/9। तो आप 77 को 9 पर डिवाइड करके देख लें तो ये आपके पास आ जाएगा 8.555, ठीक है। तो ये आपके पास देखें ये नंबर आपके पास था पहले पॉइंट में, आपने इसे पी ओवर क्यू फॉर्म में बदल लिया, लिहाजा ये आपके पास जो फ्रैक्शन है ये भी रैशनल नंबर को ही रिप्रेजेंट कर रही है। लास्ट आपकी तीसरी टाइप होती है नॉन टर्मिनेटिंग। एक तो वो टर्मिनेट नहीं कर रही, ऊपर से नॉन रिकरिंग है, यानी उसमें जो डिजिट्स हैं वो आपके पास कोई भी पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो रिपीट नहीं हो रहा, उसका पैटर्न नहीं समझ आ रहा कि अब वो नेक्स्ट नंबर क्या होगा मिसाल के तौर पर। अच्छा जी, अब ये मिसाल के तौर पर इसमें मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन लास्ट टाइप आपकी है। आपने नंबर लिखा है 7.83261009। अब तो सुन, अब यहाँ पर देखें आपके पास पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट या 2 डिजिट या 3 डिजिट कोई रिपीट नहीं हो रहे, कोई पैटर्न समझ नहीं आता कि नेक्स्ट आपके पास आने वाला नंबर कौन सा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट वो भी इनफाइनाइट, फिर यहाँ पर कोई चीज़ रिकरिंग नहीं कर रही यानी रिपीट नहीं हो रही। तो लिहाजा ये जो इस तरह का टाइप का नंबर होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन में आता है। अब उसके बाद इसे आप पी ओवर क्यू फॉर्म में नहीं बदल सकते, लिहाजा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन इज ऑलवेज रिप्रेजेंट इर्रेशनल नंबर। ये जो टाइप है ये हमेशा आपकी इर्रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगी। दिस इज ऑलवेज रिप्रेजेंट इर्रेशनल नंबर। इसके बाद यहाँ पर चंद एक जो इम्पोर्टेंट आपके रैशनल या इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, इर्रेशनल नंबर, चंद एक इम्पोर्टेंट इर्रेशनल नंबर जो हैं जो कि आपके एमसीक्यूज़ के हवाले से एंटी टेस्ट के हवाले से इम्पोर्टेंट हैं, वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, वो आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट अब आपके पास जो सम इम्पोर्टेंट इर्रेशनल नंबर्स हैं वो देखें। इसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट रैशनल नंबर आता है वो होता है जी पाई। पाई जो है वो आप जानते हैं, इसकी डेफिनेशन आपने अपनी बुक में पढ़ी हुई है आपके पास। आप जानते हैं कि अगर आपके पास ये सर्कल है तो सर्कल में इसका ये रेडियस r हो तो टोटल जो डायमीटर आपके पास d बनता है वो आपके पास 2r है, और सर्कल की जो टोटल सर्कमफ्रेंस यानी इसकी जो लेंथ है सर्कमफ्रेंस की c डेट इज इक्वल टू 2πr। अगर आप इसके 2πr यानी सर्कमफ्रेंस c को इसके डायमीटर d पर डिवाइड कर दें तो दिस विल बिकम 2πr/2r विच इज इक्वल टू पाई। तो आप कहते हैं कि पाई की जो डेफिनेशन लिखते हैं आप इस तरह लिखते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल टू द डायमीटर। इसको आप इस तरह डिफाइन कर लेते हैं, इट इज रेशियो ऑफ
circumference of circle to its diameter। ये एक रेशो है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल की इसके डायमीटर की तरफ। क्या इसकी यही डेफिनेशन हो सकती है? इसकी बहुत सी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, लेकिन आपकी जो बुक है उसके हवाले से सिर्फ यही डेफिनेशन बनती है इसकी। मिसाल के तौर पर सिंपल सी एक डेफिनेशन इस तरह भी लिखी जा सकती है कि मैं अगर कहता हूँ कि पाई को आप इस तरह डिफाइन कर लें, इट इज़ रेशो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल टू स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस। ये रेशो है एरिया ऑफ सर्कल की इसके रेडियस के स्क्वायर के साथ। मिसाल के तौर पर आप जानते हैं एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो आपका होता है पाई आर स्क्वायर। तो अगर आप एरिया ऑफ सर्कल को आर के स्क्वायर पर डिवाइड कर लें तो पाई आर स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, अगेन आपको पाई आंसर हो जाएगा। तो आप इसको इस अंदाज से भी ले सकते हैं। मज़ीद कई तरीके से जहाँ जहाँ पर पाई इस्तेमाल होता है आप इसको वहाँ पर मुख्तलिफ तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन चूँकि वो चीज़ें हमारे स्कोप से बाहर हैं, आपने जस्ट जो है अपनी बुक वाली जो डेफिनेशन है उसके ऊपर रहना है। तो पाई आपके पास एक इरेशनल नंबर है, ये उसकी डेफिनेशन है, उसको आप इस तरह डिफाइन करते हैं। उसके बाद पाई की चंद एक अप्रोक्सीमेशन है। पाई की जो अप्रोक्सीमेशन है एक 22/7 है। यहाँ पर याद रखें पाई जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल 22/7 के है, एग्जैक्ट इक्वल नहीं है 22/7 के। 22/7 आपका एक इरेशनल नंबर है जो पॉइंट के बाद अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो 5 या 6 डिजिट के बाद ये अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देता है। पाई अपने आप को रिपीट नहीं करता। पाई की अभी तक एग्जैक्ट वैल्यू मालूम नहीं हो सकती। आप इसको देखें, गूगल के ऊपर चेक करें जाकर, अगर तकरीबन पॉइंट के बाद मिलियंस डिजिट्स जो हैं वहाँ तक मैथमेटिशियंस ने, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है, लेकिन पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल रही। पाई अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 22/7 है। इसके अलावा इसकी एक और गुड अप्रॉक्सीमेशन भी है जो आपकी बुक में। पाई की दूसरी जो अप्रोक्सीमेशन आपकी बुक में लिखी हुई है वो आपकी बेटर अप्रोक्सीमेशन है 355/113। ठीक है, ये भी इसकी बेटर अप्रोक्सीमेशन है। ये दोनों अप्रोक्सीमेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा वेल नोन जो है वो 22/7 के इक्वल है। ठीक है, तो ये आपके पास थी। अच्छा, उसके बाद सॉरी पाई आ गया। पाई के बाद दूसरा बता रहा था कि आपको इरेशनल नंबर कौन सा हो सकता है। नंबर ऑफ द फॉर्म √p और p बिलोंग टू प्राइम नंबर। p इज अ प्राइम नंबर। हर वो नंबर जो कि प्राइम नंबर हो, अगर उसके ऊपर आप √ अप्लाई कर दें तो अब ये जो फाइनल आंसर आएगा ये आपके पास हमेशा एक इरेशनल नंबर होगा। मसलन क्या कहना चाह रहा हूँ, देखें 2, 3, 5, 7 ये तमाम आपके पास हैं प्राइम नंबर्स। लेकिन अगर आप √2 ले लें, √3 ले लें, √5 कर लें, √7 कर लें, अप टू सम, ये वाले जो तमाम नंबर आएंगे इनके जो आंसर आएंगे वो आपके पास हमेशा इरेशनल नंबर को शो करेंगे। यानी नंबर ऑफ द फॉर्म √p वेयर p इज प्राइम नंबर, इसका जो आंसर निकलेगा इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। √2 एक इरेशनल नंबर है, √3 एक इरेशनल नंबर है, √5 एक इरेशनल नंबर है, √7 इरेशनल नंबर है। √ लेने के बाद की बात कर रहा हूँ। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आपकी बुक 1 में तो नहीं है, लेकिन बुक 2 में आपके पास एक इरेशनल नंबर है e इज एन इरेशनल नंबर, और जो कि आपका 2 और 3 के दरमियान में है। और e की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो आप जानते हैं 2.72 है। ये आप चैप्टर नंबर 1 फंक्शन एंड लिमिट्स में पढ़ते हैं सेकेंड ईयर में। इसकी डेफिनेशन क्या है वो यहाँ पर मैं नहीं बता रहा, तो लेकिन ये है कि यहाँ पर सिर्फ बताना चाह रहा था कि ये एक इरेशनल नंबर है, लिहाजा इसकी तीसरी एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल है इरेशनल नंबर्स की। इसके बाद मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलता हूँ, और वो आपके पास है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटीज एंड इनइक्वालिटीज ऑफ आर जो है हमारा टॉपिक नंबर 3 है। लेकिन इन दोनों इससे पहले मैं यहाँ पर सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ आर को डिफाइन करूँगा, उसके बाद फिर प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी और इनइक्वालिटीज को। तो आर की प्रॉपर्टीज में पहले आप जानते हैं कुलियर लॉ, ये बेसिक चीज़ें आपने पहले भी पढ़ी हुई हैं। कुलियर लॉ क्या होता है आप जानते हैं कि अगर आप यहाँ पर कोई से दो नंबर रियल नंबर में से उठा लें, कोई से दो नंबर हैं ए और बी, वो आर से बिलोंग करते हैं, तो उनका जो सम है वो भी आर से बिलोंग करेगा। और अगर आप मल्टीप्लिकेशन क्लास से लेके से चलते हैं तो उनका प्रोडक्ट जो है वो भी आपके पास आर से
बिलोंग करना चाहिए। यानी आर में कोलिनियर प्रॉपर्टी होल्ड करती है, कोई से दो नंबरों का सम, कोई से दो नंबरों का प्रोडक्ट, ये आर से बिलोंग करेंगे। एसोसिएटिव लॉ में ये होता है कि आप यहाँ पर आपके पास 3 नंबर है ए बी सी, फॉर ऑल ए बी सी, ये रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। आप ए प्लस बी प्लस सी कर लें या ए प्लस बी प्लस सी कर लें, दोनों तरफ से देखेंगे आंसर इक्वल आएगा। एडिटिव आइडेंटिटी ये होती है कि रियल नंबर में एक नंबर 0 ऐसा नंबर मौजूद है जिसको आप किसी भी दूसरे नंबर के साथ ऐड कर लें, उस नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 0 को यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। यानी 0 में आप ए को प्लस कर लें या ए में 0 को प्लस कर लें, आंसर हर सूरत में ए ही रहता है, और ए क्या है, एक रियल नंबर है, आर से बिलोंग करता है। एडिटिव इनवर्स, फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर देयर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंग टू आर। हर रियल नंबर ए के लिए उसका एडिटिव इनवर्स भी आर में मौजूद है, यानी कि अगर ए आर में है तो उसका एडिटिव इनवर्स माइनस ए वो भी आर में मौजूद है। और एडिटिव इनवर्स क्या है कि अगर आप ए में माइनस ए को प्लस कर लें या माइनस ए में प्लस ए को प्लस कर लें, आंसर दोनों सूरों में 0 के इक्वल आएगा, डेट इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ द सेट। एडिटिव इनवर्स का मतलब ये है कि एक नंबर को आप दूसरे नंबर का एडिटिव इनवर्स तब कहते हैं अगर दोनों को सम कर लें, माइनस ए प्लस का ए करके या ए प्लस माइनस ए कर लें, उनका जो सम है वो आपके पास उस सेट की आइडेंटिटी यानी 0 के बराबर आना चाहिए, तो इसे एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। उसके बाद 5वीं प्रॉपर्टी इसमें कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन है। कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ये है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर सेट ऑफ रियल नंबर, आर में से कोई से दो नंबर आप उठा लें, आप ए प्लस बी कर लें या बी प्लस ए कर लें, ये दोनों सूरतों में इक्वल होगा, इसे आप कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन कहते हैं। यही प्रॉपर्टी सारी आपके पास मल्टीप्लिकेटिव के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होंगी, बस उसमें जो इस प्रॉपर्टी में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हैं, एक तो एडिटिव आइडेंटिटी के मतलब आपको याद होना चाहिए कि वो 0 होती है। एडिटिव इनवर्स क्या है, इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपके पास है 1। 1 एक ऐसा नंबर है जिसको आप किसी भी दूसरे नंबर से, रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर 1 इंटू ए या ए इंटू 1, आंसर आपका ए के इक्वल ही आएगा, इसे आप मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। इसी तरह आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर वेयर ए नॉट इक्वल टू 0, आर के हर रियल नंबर के लिए जो कि नॉन जीरो होगा, उसमें ए का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो 1 ओवर ए है। आप ए को 1 ओवर ए से मल्टीप्लाई करें या 1 ओवर ए को ए से मल्टीप्लाई करें, आंसर आपके पास उस सेट की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 के इक्वल आना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टीज हैं सेट ऑफ रियल नंबर आर की। इसके अलावा इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इस तरह है कि ए को अगर आप बी प्लस सी से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। अब यहाँ पर ए को आपने मल्टीप्लाई किया है लेफ्ट साइड से, तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाता है। अगर इसी तरह आप इसको ऐसे करते हैं बी प्लस सी इंटू ए करें तो ये आ जाएगा बी इंटू ए प्लस सी इंटू ए, ये आपके पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाता है रियल नंबर में। ये भी प्रॉपर्टी आपकी होल्ड करती है। इसके बाद यहाँ पर एक एमसीक्यूज, यहाँ पर इससे जो रिलेटेड एमसीक्यूज है जो कि काफ़ी टाइम आपका यूईटी में बार बार रिपीट हुआ है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, उसको देखते हैं। यहाँ पर मैं डिस्कस करता हूँ, इंपॉर्टेंट है और यूईटी में ये एमसीक्यूज बार बार रिपीट हुआ है और इस एमसीक्यूज में 99% स्टूडेंट जो है वो गलत आंसर बताते हैं यहाँ पर। तो आप भी देखें, कहता है जी फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर, आर के हर नंबर के लिए इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स is denoted by option A 1 over A, option B a raised to power minus 1, option C both A and B, option D none of these। आसान सा एमसीक्यूज है वैसे, लेकिन
ये एमसीक्यूज आसान इस लिहाज से कि आपको समझ आ गई है एमसीक्यूज की, ठीक है। अब आप सोचें इसका आंसर क्या हो सकता है, क्या आंसर होगा। एब्सोल्युटली आपको सी ऑप्शन ठीक लग रही होगी और ऐसा ही होता है। मैंने जब भी एंटी टेस्ट पढ़ाया है, स्टूडेंट से ये क्वेश्चन डिस्कस किया है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने मुझे ऑप्शन सी ही इसका आंसर बताया है। आपको भी ऑप्शन सी लग रही होगी कि फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डिनोटेड बाय, इनमें से किससे है। तो अगर आप कह रहे हैं कि ऑप्शन सी दुरुस्त है, तो ये आप गलत कह रहे हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। डी कैसे कैसे ऑप्शन डी ठीक है। देखें, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर आपने अभी पढ़ी। प्रॉपर्टीज में से जो क्वेश्चन आता है ये आई कैचर टाइप का क्वेश्चन है, यानी ऐसा क्वेश्चन है कि देखने में ऑप्शन सी आपको ठीक लग रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वेश्चन आसान है लेकिन आंसर आप गलत बता रहे हैं। आपने अभी रियल नंबर की प्रॉपर्टीज पढ़ी है। रियल नंबर की प्रॉपर्टीज में मैंने अभी बताया कि फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर, और इसके साथ एक शर्त लगवाई थी, कंडीशन थी ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए जीरो नहीं होना चाहिए। देन इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज 1/a, या फिर आप उसे a रेज़ टू पावर -1 से जाहिर कर सकते हैं। तो यहां पर ऐसा नहीं मैंने लिखा, मैंने यहां पर सिंपल ये लिखा है कि a अगर r से बिलोंग करता है देन इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बता दें। तो a r से बिलोंग करता है तो फिर उसमें देखें a जीरो भी हो सकता है, और आप जानते हैं जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। सिर्फ इस एक नंबर की वजह से, इस एक नंबर की वजह से जो कि आर में बिलोंग करता है, इसके ऑप्शन डी दुरुस्त है। अदरवाइज यहां पर अगर कंडीशन लगा दी जाए कि ए नॉट इक्वल टू जीरो है, देन आपकी ऑप्शन सी जो है वो बेस्ट ऑप्शन होगी। आसान सा एमसीक्यूज है वैसे, लेकिन ये एमसीक्यूज आसान इस लिहाज से कि आपको समझ आ गई है एमसीक्यूज की, ठीक है। अब आप सोचें इसका आंसर क्या हो सकता है, क्या आंसर होगा। एब्सोल्युटली आपको सी ऑप्शन ठीक लग रही होगी और ऐसा ही होता है। मैंने जब भी एंटी टेस्ट पढ़ाया है, स्टूडेंट से ये क्वेश्चन डिस्कस किया है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने मुझे ऑप्शन सी ही इसका आंसर बताया है। आपको भी ऑप्शन सी लग रही होगी कि फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डिनोटेड बाय, इनमें से किससे है। तो अगर आप कह रहे हैं कि ऑप्शन सी दुरुस्त है, तो ये आप गलत कह रहे हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। डी कैसे कैसे ऑप्शन डी ठीक है। देखें, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर आपने अभी पढ़ी। प्रॉपर्टीज में से जो क्वेश्चन आता है ये आई कैचर टाइप का क्वेश्चन है, यानी ऐसा क्वेश्चन है कि देखने में ऑप्शन सी आपको ठीक लग रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वेश्चन आसान है लेकिन आंसर आप गलत बता रहे हैं। आपने अभी रियल नंबर की प्रॉपर्टीज पढ़ी है। रियल नंबर की प्रॉपर्टीज में मैंने अभी बताया कि फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर, और इसके साथ एक शर्त लगवाई थी, कंडीशन थी ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए जीरो नहीं होना चाहिए। देन इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज 1/a, या फिर आप उसे a रेज़ टू पावर -1 से जाहिर कर सकते हैं। तो यहां पर ऐसा नहीं मैंने लिखा, मैंने यहां पर सिंपल ये लिखा है कि a अगर r से बिलोंग करता है देन इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बता दें। तो a r से बिलोंग करता है तो फिर उसमें देखें a जीरो भी हो सकता है, और आप जानते हैं जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। सिर्फ इस एक नंबर की वजह से, इस एक नंबर की वजह से जो कि r में बिलोंग करता है, इसके ऑप्शन डी दुरुस्त है। अदरवाइज यहां पर अगर कंडीशन लगा दी जाए कि ए नॉट इक्वल टू जीरो है, देन आपकी ऑप्शन सी जो है वो बेस्ट ऑप्शन होगी। आसान सा एमसीक्यूज है वैसे, लेकिन ये एमसीक्यूज आसान इस लिहाज से कि आपको समझ आ गई है एमसीक्यूज की, ठीक है। अब आप सोचें इसका आंसर क्या हो सकता है, क्या आंसर होगा। एब्सोल्युटली आपको सी ऑप्शन ठीक लग रही होगी और ऐसा ही होता है। मैंने जब भी एंटी टेस्ट पढ़ाया है, स्टूडेंट से ये क्वेश्चन डिस्कस किया है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने मुझे ऑप्शन सी ही इसका आंसर बताया है। आपको भी ऑप्शन सी लग रही होगी कि फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डिनोटेड बाय, इनमें से किससे है। तो अगर आप कह रहे हैं कि ऑप्शन सी दुरुस्त है, तो ये आप गलत कह रहे हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। डी कैसे कैसे ऑप्शन डी ठीक है। देखें, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर आपने अभी पढ़ी। प्रॉपर्टीज में से जो क्वेश्चन आता है ये आई कैचर टाइप का क्वेश्चन है, यानी ऐसा क्वेश्चन है कि देखने में ऑप्शन सी आपको ठीक लग रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वेश्चन आसान है लेकिन आंसर आप गलत बता रहे हैं। आपने अभी रियल नंबर की प्रॉपर्टीज पढ़ी है। रियल नंबर की प्रॉपर्टीज में मैंने अभी बताया कि फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर,
और इसके साथ एक शर्त लगवाई थी, कंडीशन थी ए नॉट इक्वल टू 0, ए 0 नहीं होना चाहिए, देन इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज 1/a, या फिर आप उसे a रेज़ टू पावर -1 से जाहिर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं मैंने लिखा, मैंने यहाँ पर सिंपल ये लिखा है कि a अगर R से बिलोंग करता है देन इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बता दें। तो a R से बिलोंग करता है तो फिर उसमें देखें a 0 भी हो सकता है, और आप जानते हैं 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ इस एक नंबर की वजह से, इस एक नंबर की वजह से जो कि R में बिलोंग करता है, इसके ऑप्शन डी दुरुस्त है। अदरवाइज यहाँ पर अगर कंडीशन लगा दी जाए कि a नॉट इक्वल टू 0 है, देन आपकी ऑप्शन सी जो है वो बेस्ट ऑप्शन होगी। इसी से रिलेटेड फिर एक क्वेश्चन एमसीक्यूज में डिस्कस करता हूँ, वो ये है कि इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल है 0 के, देन एडिटिव इनवर्स ऑफ अल्फा इज, ये भी आपका यूईटी में आया हुआ क्वेश्चन है पास्ट पेपर में। अगर आप देखें, अगर अल्फा प्लस बीटा 0 के इक्वल है तो आपने अल्फा का एडिटिव इनवर्स बताना है। ऑप्शन ए माइनस अल्फा, ऑप्शन बी बीटा, ऑप्शन सी माइनस बीटा, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। जी क्या आंसर हो सकता है जी इसका? इसमें एडिटिव इनवर्स के मतलब आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैंने बताया था कि दो नंबर एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं, दो नंबर एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं अगर दोनों का सम 0 के इक्वल आ जाए। तो अल्फा प्लस बीटा का सम 0 है, इसका मतलब अल्फा एंड बीटा आर दी एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का सम 0 है, ये किस चीज़ को शो कर रहा है? अल्फा एंड बीटा आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर्स। अल्फा प्लस बीटा का सम 0 होने का मतलब है कि अल्फा बीटा एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। तो लिहाजा अगर आप यहाँ पर सोच रहे हैं कि अल्फा का एडिटिव इनवर्स माइनस अल्फा है, तो आप गलत सोच रहे हैं, ऑप्शन ए ठीक नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन बी ठीक होगा। वैसे देखें अल्फा का मैं सिंपल अगर आपसे पूछूं कि अल्फा आपके पास एक रियल नंबर है और उसका एडिटिव इनवर्स आपने बताना है, तो अल्फा का एडिटिव इनवर्स माइनस अल्फा होता है। लेकिन यहाँ पर जो कि मैंने ये जो कंडीशन लगा दी कि अल्फा प्लस बीटा 0 के इक्वल है, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 की कंडीशन लगाने की वजह से अल्फा का एडिटिव इनवर्स बीटा है और बीटा का एडिटिव इनवर्स अल्फा है, तो ऑप्शन बी ठीक है, ऑप्शन ए ठीक नहीं है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज के जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन आसान होते हैं देखने में, लेकिन थोड़े से आई कैचर टाइप क्वेश्चन होते हैं, थोड़े से सोचना पड़ता है इनमें। नेक्स्ट उसके बाद देख, नेक्स्ट आप एमसीक्यूज देखें प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर आर से। कुलैयर लॉ ऑफ एडिशन, कुलैयर लॉ ऑफ एडिशन does not hold in set of natural number, set of integers, set of rational, set of irrational। आपने बताना है कि क्लियर लॉ ऑफ एडिशन जो है इनमें से किस सेट में होल्ड नहीं करता। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्लियर लॉ ऑफ एडिशन जो है वो पता होना चाहिए। तो वो जो प्रॉपर्टीज हैं आपकी आर की, वो उसको आपने अच्छी तरीके से याद करना है, मेमोराइज करना है, तब ये आप क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन पेपर में आता ज़रूर है। देखें क्लियर लॉ ऑफ एडिशन आपके पास क्या था कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर, बिलोंग टू जो भी आपका सेट एक्स है सपोज, उस सेट एक्स में से आपने कोई से दो नंबर लिए, अब एडिशन की बात हो रही है, तो इन दोनों का जो सम है वो आपका उसी सेट एक्स में मौजूद होना चाहिए। आप देखें क्या सेट ऑफ नेचुरल नंबर में ये खूबी मौजूद है? जी बिल्कुल है। आप नेचुरल नंबर में से कोई से दो नेचुरल नंबर उठाएं, उन दोनों का सम करें, आंसर नेचुरल नंबर में से आएगा। तो पहली जो ऑप्शन है उसमें तो क्लियर लॉ ऑफ एडिशन होल्ड करता है। आपने वो ढूंढना है जिसमें नहीं होल्ड करता। सेट ऑफ इंटीजर जेड है, दो इंटीजर को उठा लें, चाहे एक पॉजिटिव ले लें दूसरा नेगेटिव ले लें, उन दोनों का सम सेट ऑफ इंटीजर में ही आएगा। अब यहाँ पर तीसरी ऑप्शन जो सी है क्यू रैशनल नंबर, उसको आप देखें, आप कोई से दो रैशनल नंबर ले लें, आप उन दोनों का सम करें, आपके पास जो सम आएगा वो हमेशा रैशनल नंबर से ही बिलोंग करेगा। ऑप्शन डी इसकी बची, वही आपका बेस्ट आंसर है।
यानी इसके दो इर्रेशनल नंबर को उठाएं, आप उनका सम करें, क्यू प्राइम में नहीं आएगा। मिसाल के तौर पर देखें, फॉर एग्जांपल आप नंबर ले लेते हैं √3। √3 एक इर्रेशनल नंबर है, आपका क्यू प्राइम से बिलोंग करता है, और -√3 एक नेगेटिव इर्रेशनल नंबर है, ये भी क्यू प्राइम से बिलोंग करता है। अब अगर आप इन दोनों का सम कर लें, इन दोनों का सम जो है वो 0 है। अब ये देखें क्या ये आपका इर्रेशनल नंबर से बिलोंग करता है? जी नहीं, ये इर्रेशनल नंबर से बिलोंग नहीं करता। लिहाजा जो क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन है ये आपके पास क्यू प्राइम में होल्ड नहीं करता। ठीक है, तो इसकी बेस्ट ऑप्शन आपके पास डी है। अब नेक्स्ट मैं मूव करता हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटीज ऑफ आर एंड इनइक्वालिटीज ऑफ आर। रियल नंबर की इक्वालिटीज और इनइक्वालिटीज प्रॉपर्टीज क्या है उसका मतलब डिस्कशन। नेक्स्ट अब आपके पास है जी प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटीज ऑफ आर। आर में जो इक्वालिटीज की प्रॉपर्टी हैं वो क्या होती हैं? यहाँ पर ये आपके पास 7 प्रॉपर्टीज हैं इसकी, जिसमें 1 बाय 1 यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऑफ आर क्या है? फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर, ए जो है वो ए के ही इक्वल है। यानी आप कोई भी रियल नंबर उठा लें, उसमें ये खूबी मौजूद है कि वो चीज़ अपने ही इक्वल होती है। जाहिर सी बात है कोई भी नंबर है वो अपने आप के ही इक्वल होता है। इस प्रॉपर्टी को आप रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहते हैं। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ये है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर। आपने रियल नंबर में से कोई से 2 नंबर लिए, अगर ए बी के इक्वल है देन बी ए के इक्वल होगा। इफ ए इक्वल टू बी देन बी इक्वल टू ए। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में ये है, यहां पर आपने 3 नंबर लेने हैं, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर। अगर ए और बी इक्वल हैं एंड बी और सी इक्वल हैं, अगर ए बी के इक्वल है एंड बी सी के इक्वल है, देन ये होगा ए सी के इक्वल होगा। यानी अगर पहला नंबर ए बी के इक्वल है, दूसरा नंबर बी सी के इक्वल है, देन ए एंड सी आपस में इक्वल होंगे। इस प्रॉपर्टी को आप ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। नेक्स्ट एडिटिव प्रॉपर्टी ये है, अगर आपके पास 2 नंबर हैं ए और बी बिलोंग टू आर है, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो अब इसमें एक तीसरा नंबर सी ऐड कर देने से इसकी क्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। देन इसमें सी आप दोनों तरफ ऐड कर दें तो इक्वालिटी चेंज नहीं होगी। इसे आप एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में ये है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर। यहाँ पर भी आप सी लिख लें। अब यहाँ पर भी इस तरह है कि अगर आपके पास इफ ए और बी इक्वल हैं, देन अगर आप दोनों तरफ सी से मल्टीप्लाई करवा दें तो तब भी इक्वालिटी नहीं बदलेगी, ये इक्वालिटी रहेगी। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, अगर आपके पास ए प्लस बी ए प्लस सी के इक्वल है, अगर ए प्लस बी ए प्लस सी के इक्वल है तो देन दोनों तरफ से ए को माइनस करने से आपके पास यहाँ से बी जो है वो सी के इक्वल आ जाएगा। इस प्रॉपर्टी को आप कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बोलते हैं। यानी अगर ये दोनों चीज़ आपस में इक्वल है तो दोनों तरफ ए माइनस कर देने से बी और सी आपस में इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर इसी तरह फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर, अगर ए और बी इक्वल हैं ए और सी के, दिस इंप्लाइज बी और सी आपस में इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर शर्त यह है कि ए आपका नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी यहाँ पर अगर दो प्रोडक्ट भी आपस में इक्वल है, ए बी और ए सी आपस में इक्वल है, तो दोनों तरफ ए को कैंसिल कर सकते हैं आप, तो बी और सी आपस में इक्वल हो जाएगा। लेकिन जिस नंबर से आपने कैंसिल किया है वो शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ए यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये प्रॉपर्टीज हैं आपकी इक्वालिटी ऑफ आर की। नेक्स्ट एक एमसीक्यू यहाँ पर इन प्रॉपर्टीज के हवाले से मैं डिस्कस करता हूँ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स डज दिस प्रॉपर्टी होल्ड? इनमें से दिए हुए इन 4 ऑप्शन में से किस सेट के लिए ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड करती है? ए बी इक्वल है ए सी के, इंप्लाइज बी और सी आपस में इक्वल हो गए। अगर ए बी और ए सी इक्वल हैं तो देन बी इक्वल है सी के, तो आपने बताना है कि ये वाली प्रॉपर्टी किस सेट के लिए होल्ड करती है। अब चूंकि आप अगर सोच रहे हैं, आपने अभी ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो ये लुक लाइक आपकी दिस प्रॉपर्टी की तरह है। अब इस प्रॉपर्टी की तरह है तो यहाँ पर आप पॉसिबल है कि आपका मैक्सिमम चांस है आप कहेंगे ये सेट ऑफ रियल नंबर आर के लिए होल्ड करती है, लेकिन ये आपका एमसीक्यू यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, आप वहाँ पर पूरी प्रॉपर्टी पढ़ें। अगर ए बी और ए सी बराबर हैं देन बी इक्वल सी है, लेकिन शर्त यह है कि ए नॉट इक्वल टू 0 है, ए 0 के इक्वल नहीं है यहाँ पर।
तो मैंने यहाँ पर ए नॉट इक्वल टू 0 तो लिखा ही नहीं है, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पर ऑप्शन डी अगर आप टिक करते हैं तो वो गलत हो जाएगा। अब अगली बात ये देखनी है कि इनमें से कौन सा सेट है जिसमें 0 इंक्लूडेड नहीं है, 0 शामिल नहीं है उसमें। आप देखें सेट ऑफ रियल नंबर है, इसमें 0 शामिल है। अगर इतनी सी प्रॉपर्टी है तो ये तो फिर आर में आर इसकी ऑप्शन ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर 0 का नॉट इक्वल होना जरूरी है, लेकिन वो मैंने नहीं लिखा, तो वो वाली ऑप्शन ठीक होगी जिसमें 0 हो ही ना। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेचुरल नंबर में 0 शामिल नहीं है, ए बी सी कुछ भी हो जाए, अगर ए और बी ए सी के बराबर है देन बी इक्वल टू सी आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी सिर्फ इस वक्त नेचुरल नंबर के लिए होल्ड करती है, बाकी वैसे इन जनरल ये प्रॉपर्टी आर के लिए होल्ड करती है, लेकिन आर पर शर्त ये रखी जाती है कि ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पर ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, देन दिस प्रॉपर्टी विल बी होल्ड। लेकिन यहाँ पर चूंकि मैंने ए नॉट इक्वल टू 0 नहीं लिखा, लिहाजा इस वक्त ये जो आपके पास ऑप्शन है वो ए ऑप्शन है। तो ये थी आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ आर। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ आर जो है उसके मुताबिक की तरफ मूव करता हूँ। तो इन प्रॉपर्टीज में आपने जो छोटी छोटी कंडीशंस हैं उनको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है कि ए नॉट इक्वल टू 0 होगा यहाँ पर, ठीक है। स्पेशली जो प्रॉपर्टीज आती हैं ना जी, वो आपके पास जहाँ पर स्टूडेंट जिस चीज़ को छोड़ जाता है वो वही है मल्टीप्लिकेटिव की प्रॉपर्टी है, और उसमें कंडीशन लगी होती है कि ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसी से वो आपको क्वेश्चन देता है और यहाँ से ही ट्रैप करता है। तो ए नॉट इक्वल टू 0 वाली कंडीशन जो है ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए यहाँ पर। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ आर को डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले आपकी प्रॉपर्टी होती है ट्रिकोटोमाई प्रॉपर्टी। ट्रिकोटोमाई प्रॉपर्टी जो ये है कि अगर आपके पास फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर में से कोई से भी 2 नंबर आप उठा लें, उनमें 3 तरह का रिलेशन हो सकता है। या तो वो दोनों इक्वल होंगे, या पहला नंबर यानी ए बी से बड़ा हो सकता है, या पहला नंबर दूसरे से छोटा होगा। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर, आइदर ए इक्वल टू बी और A is greater than B और A is less than B। या तो आपके पास A B के इक्वल होगा, या फिर A B से बड़ा होगा, या फिर A लेस देन B होगा। इनके अलावा चौथी बात कोई नहीं हो सकती। A के वक्त में वो दोनों बड़े या बराबर नहीं हो सकते। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है? फॉर ऑल A B C बिलोंग टू R, अगर A B से बड़ा है एंड B C से बड़ा है, इम्प्लाइज A C से बड़ा होगा। अगर A B से बड़ा है और B C से बड़ा है तो देन A C से बड़ा होगा, यानी पहला नंबर आखिरी नंबर से बड़ा होगा। इसी तरह अगर आप इसको रिवर्स कर लें, अगर A B से छोटा है एंड B C से छोटा है, देन A लेस देन C हो जाएगा। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? फॉर ऑल A B C बिलोंग टू R, यहाँ पर भी लिखेंगे आप, अगर A B से बड़ा है देन A में कोई नंबर C ऐड कर देने से इनक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगा, A प्लस सी B प्लस C से बड़ा ही रहेगा। अगर आपके पास A B से छोटा है देन अगर आप इसमें C प्लस कर देते हैं तब भी आपके पास जो पहली वाली इनक्वालिटी है, जो अगर A छोटा है B से तो देन A प्लस सी B प्लस C से हमेशा छोटा ही रहेगा। ये आपके पास एडिटिव प्रॉपर्टी है। इसी तरह अगर इसमें A B से बड़ा है एंड C बड़ा है D से, ये 4 नंबर अगर आपके पास आ गए, देन ये वाले जो बड़े नंबर हैं इन दोनों को अगर आप प्लस करेंगे, बड़ी साइड को बड़ी साइड में प्लस करेंगे, देन B प्लस D जो है वो उससे बड़ा ही रहेगा। यानी बड़ी साइड को ऐड करेंगे तो बड़ी साइड से दूसरी साइड से बड़ा ही रहेगा। अगर इसी तरह यहाँ पर आप A लेस देन B है एंड C लेस देन D है, तो अब इसमें अगर A प्लस C कर दिया जाए और इधर B प्लस D कर दिया जाए, देन भी उससे छोटा ही रहेगा। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं 2 लेस देन है 3 से एंड 4 लेस देन है 8 से, तो अब अगर आप इन दोनों को प्लस कर लें 2 प्लस 4 यानी जो छोटे नंबर है उसमें आप 3 प्लस 8 बड़े वाले नंबरों को प्लस कर लें, तो आप देखें 2 प्लस 4 6 आएगा, 3 प्लस 8 11 आएगा। छोटी नंबर वाली साइड बड़े नंबर वाली साइड से हमेशा छोटी रहेगी। नेक्स्ट आपके पास उसमें आती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में पहली जो चीज़ है वो ये है कि अगर A बड़ा है B से, देन आपने इसे दोनों तरफ C से मल्टीप्लाई करवा दिया,
तो सी ए जो है वो सी बी से बड़ा होगा, वेयर यहाँ पर आपका सी जो है वो पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाने से साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज नहीं होगा। मिसाल के तौर पर आपके पास लिखा हुआ है 8 लेस देन है 10 से, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 2 इंटू 8 लेस देन आ जाएगा 2 इंटू 10, ये 16 बन जाएगा, ये 20 आ जाएगा। आप देखें मल्टीप्लाई करने के बाद भी साइन चेंज नहीं होगा, छोटी इनक्वालिटी छोटी ही रहेगी, छोटी साइड छोटी से रहेगी। शर्त यह है कि जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया है वो पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज नहीं होगा, इनक्वालिटी का साइन नहीं बदलेगा। इसी तरह अगर यहाँ पर आपके पास a लेस देन b है, आपका फिर c पॉजिटिव है, तो अब भी यहाँ पर c a लेस देन रहेगा c b से। ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का पहला हिस्सा हो गया। लेकिन अगर अब यहाँ पर ऐसे है कि a आपके पास ग्रेटर देन है b के, और आपने इसे c से मल्टीप्लाई करवाया और c जो है वो यहाँ पर नेगेटिव नंबर है, तो अब आपके पास यहाँ पर AC जो है वो BC से लेस देन हो जाएगा। C इज नेगेटिव हेयर, बड़ा है 8 से, यहाँ पर ग्रेटर की बात की थी, 10 बड़ा है 8 से, तो अब आप यहाँ पर जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा -2 इंटू 10, ये साइन छोटा हो जाएगा 8 इंटू -2, ये देखें ये -20 है और ये लेस देन आ जाएगा -16 से, यानी -20 -16 से छोटा होता है। तो यहाँ पर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनक्वालिटी बदल जाएगा। इसी तरह यहाँ पर आपके पास अगर a लेस देन b है, आपने c लेस देन 0 नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो AC ग्रेटर देन हो जाएगा BC से। मुख्तसर सी बात यह है कि जब आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज हो जाता है, पॉजिटिव नंबर से साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज नहीं होता। फिर इसके बाद इसमें यहाँ पर इसी से में मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में ही अगर a b से बड़ा है एंड c d से बड़ा है, तो यहाँ पर भी आपका AC जो है वो b d से बड़ा हो जाएगा, यानी बड़ा नंबर, बड़ी जो नंबर हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो छोटे नंबरों से हमेशा बड़े रहेंगे। सिमिलरली अगर आपका a छोटा है b से एंड c छोटा है d से, देन a इंटू सी लेस देन आ जाएगा b इंटू डी के। तो ये आपके पास है प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ आर, ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी, ट्रिकोटोमाई प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इन प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी MCQs आपका पेपर में आता है, तो कुछ जो पास्ट पेपर में आए हुए MCQs हैं वो उसको मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पर। प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ आर आपने पढ़ी, अब इनसे रिलेटेड MCQs जो है वो आपका यहाँ पर इस तरह है। समटाइम देखें आपका MCQ जो है एज इट इज़, जैसे ही उसने प्रॉपर्टीज आपकी बुक में लिखी हैं वैसे ही बस वो प्रॉपर्टी लिखकर आपसे नाम पूछ लेता है कि ये प्रॉपर्टी का नाम बता दें, या नाम देकर पूछता है इनमें से कौन सी इस नाम की प्रॉपर्टी होगी। या समटाइम आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह का आता है, ये पास्ट पेपर का आपका MCQ है। -5 लेस देन है 0 से इम्प्लाइज 0 बड़ा है 5 से, सॉरी -5 लेस देन है 0 से इम्प्लाइज 5 बड़ा है 0 से। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एडिटिव प्रॉपर्टी। -5 लेस देन है 0 से एंड 5 बड़ा है, implies 5 बड़ा है 0 से, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एडिटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, बोथ A and B। -5 लेस देन 0 इम्प्लाइज 5 ग्रेटर देन 0, ये बात जाहिर सी बात है, दुरुस्त है कि -5 अगर 0 से लेस देन हो तो 5 हमेशा 0 से बड़ा ही होता है। लेकिन यहाँ पर ये किस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए ये रिजल्ट बना है ये आपने बताना है। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एडिटिव प्रॉपर्टी है या मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है या कैंसिलेशन प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो गई है या दोनों इस्तेमाल हुई है, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टीज जो हमने यहाँ पर पढ़ी हैं उनमें से प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ आर का क्वेश्चन है ये, ठीक है जी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ आर को याद करें कि कौन सी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी थी। जाहिर सी बात है यहाँ पर ये ट्रिकोटोमाई प्रॉपर्टी तो नहीं है आपके पास, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है,
ठीक है, तो इन तीनों इनमें से ही आपने आंसर ढूंढना है। देखें ऑप्शन आपकी है जी डी, बोथ ए एंड बी द राइट आंसर। एडिटिव प्रॉपर्टी इस तरह है कि यहाँ पर -5 <0 है, ये चीज गिवन है आपको, आप दोनों तरफ +5 ऐड कर दें, -5 + 5 <0 + 5, तो -5 + 5 क्या आ जाएगा, 0, 0 <5 आ जाएगा, या जिसे आप लिख सकते हैं 5 > 0। तो ये पहली प्रॉपर्टी अल्फा ऑप्शन ए ऑप्शन जो है वो उसके मुताबिक दुरुस्त हो गई कि एडिटिव आपने ऐड कर लिया। अब उसके बाद देखें ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कैसे बनती है। दोनों तरफ आप -1 से मल्टीप्लाई करवा दें। आप जानते हैं अभी आपने पढ़ा कि जब किसी नेगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई करवाते हैं तो इनक्वालिटी का जो साइन है वो बदल जाता है। इसे आप -5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये चीज़ हो जाएगी पॉजिटिव, ये साइन चेंज हो जाएगा। 0 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -1 से तो 0 रहेगा। तो ये चीज़ आपको आंसर हो गई मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी से। तो लिहाजा इसकी जो ऑप्शन डी है वो दुरुस्त है, वो ए एंड बी प्रॉपर्टी इसमें इस्तेमाल हो रही है। नेक्स्ट इसके बाद इसमें आपने प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर जो है उसको भी देखना है। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर क्या होती हैं, नंबर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें से एमसीक्यूज कम बेशी आता है, लेकिन एक एमसीक्यू जो पास्ट पेपर में देखा गया है उसके लिए आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूँ मैं। इसमें पहला होता है जी प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ फ्रैक्शन। एक्चुअली ये फ्रैक्शन की प्रॉपर्टीज है, रैशनल नंबर भी कह सकते हैं उसे आप। वो ये है कि ए और बी अगर सी और डी के बराबर है, ये दो फ्रैक्शन अगर आपके पास इक्वल हैं, दिस इम्प्लाइज ए डी जो है वो बी सी के इक्वल होगा। यानी ए को डी से मल्टीप्लाई कर दें, बी को सी से, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर ये है तो ये चीज़ होल्ड करती है। अगर आप इसी का रिवर्स लेके चलते हैं, ये दोनों चीज़ आपस में बराबर हैं, तो देन देखें अगर मैं बी को इसके नीचे ले जाऊँ यहाँ पर और डी इधर ले जाऊँ तो फिर ये वाली बात होल्ड कर जाएगी। तो ये इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, यानी दोनों तरफ से बात दुरुस्त है। अगर ये फ्रैक्शन इक्वल है तो फिर ये इस तरह है, और अगर ये इस तरह है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ फ्रैक्शन कहलाता है। नेक्स्ट आपके पास दूसरी प्रॉपर्टी है प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन। प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, 1/a इंटू 1/b। इसको आप मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे 1/ab। अगर ये ऐसे लिखा तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये आप जानते हैं। इसी तरह अगर a और b इंटू c/d है तो इसको आप लिख सकते हो a इंटू सी इक्वल है b/d। प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्ट लिख लें या रूल ऑफ प्रोडक्ट लिख लें, रूल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन। और नेक्स्ट और जो इम्पोर्टेंट है चीज आपकी वो है जी गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन इसी में से आपका एमसीक्यू देखा गया है, वो ये है कि a ओवर b इक्वल है k टाइम a ओवर k टाइम b के, और यहाँ पर कंडीशन जो है वो k नॉट इक्वल टू 0 है। इसी को गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन बोलते हैं। इसी से एक एमसीक्यू आता है, ठीक है, वो मैं बताता हूँ एमसीक्यूज क्या होता है। चौथी चीज ये है क्वोशंट ऑफ फ्रैक्शन, रूल ऑफ क्वोशंट ऑफ फ्रैक्शन। मैं मुकम्मल नहीं लिख रहा यहाँ पर। रूल ऑफ क्वोशंट ऑफ फ्रैक्शन ये है कि a ओवर b ओवर c ओवर d, अगर ये दो फ्रैक्शन है इस तरह ये आपस में डिवाइड हो रही हैं तो ये आपके पास ऐसे आ जाएगा a d ओवर b c के इक्वल। ये रूल ऑफ क्वोशंट ऑफ फ्रैक्शन है कि दो फ्रैक्शन को आप कैसे डिवाइड करते हो, ठीक है। अच्छा, गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन के मतलब जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पेपर में वो कुछ इस तरह का है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। इनमें से कौन गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन है। पहली ऑप्शन a ओवर b इक्वल है k a ओवर k b के। दूसरी ऑप्शन a ओवर b इक्वल है k टाइम b ओवर k टाइम a के। ऑप्शन सी k a ओवर b इक्वल है k b ओवर a के।
ऑप्शन डी none of these, none of these। अब यहाँ पर भी जो पहले मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं जिसमें सिर्फ नॉट इक्वल टू जीरो की कंडीशन बार बार उसी के मतलब उसने डिस्कशन किया है, यहाँ पर भी इसी तरीके से उसने स्टूडेंट को ट्रैप किया है कि गोल्डन रूल फ्रैक्शन कौन सा है, ताकि बच्चा ये देखेगा गोल्डन रूल फ्रैक्शन ये होता है इस तरह का, तो कह देगा जी ऑप्शन ए ठीक है। तो ऑप्शन ए ठीक नहीं है, इसकी ऑप्शन डी दुरुस्त है। क्या वजह है कि ये बिल्कुल ऑप्शन ठीक होती अगर यहाँ पर के नॉट इक्वल टू जीरो की कंडीशन उसने लगाई होती, तो वो ऐसा नहीं है, तो इसलिए लिहाजा ये गोल्डन रूल फ्रैक्शन नहीं होगा कि यहाँ पर नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, लिहाजा यहाँ पर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। तो आज के लेक्चर में आपने प्रॉपर्टीज ऑफ क्वालिटीज ऑफ आर को, इनइक्वालिटीज ऑफ आर को देखा, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर को देखा, डिफरेंट एमसीक्यूज देखे। तो ये आपके चैप्टर का जो पहला सेक्शन था जिसमें मैंने बताया था कि सेट ऑफ रियल नंबर्स के मुताबिक डिस्कशन कर रहा था, वो कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो इसका हिस्सा है वो है टोटली कॉम्प्लेक्स नंबर के मुताबिक, उसकी प्रॉपर्टीज के मुताबिक, वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।